राहुल के बयान पर आज भी खूब हंगामा हुआ है, खूब बवाल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में देश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हर दिन आपको यह खबर इसलिए दिखाता हूं ताकि आप अपडेट हो जाएं कि आपके देश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। तो सीधे मुद्दे की बात में आज कौन कौन सी खबर है सबसे पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात आज प्रधानमंत्री मोदी के बयान की करेंगे। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कोई भी ताकत 370 वापस नहीं ला सकती। क्यों कहा है जानना चाहते हैं? क्यों कहा है जानना चाहते हैं? जुड़े रहिएगा, सब कुछ बताएंगे। दूसरी खबर में बात राहुल गांधी के बयान पर मचे घमासान की करेंगे। तीसरी खबर में बात रतलाम के किसानों के करेंगे। रतलाम के किसान जल सत्याग्रह कर रहे हैं, सड़क के लिए परेशान हैं तो पानी में बैठ गए। मध्य प्रदेश की खबर। चौथी खबर परेशान करने वाली है। बच्चों का ध्यान रखिए भाई, आपकी लापरवाही से बच्चों की जान चली जा रही है। सोचिए, माँ बाप कितना ख्याल रखते हैं बच्चों का, लेकिन अगर आपकी लापरवाही से बच्चों की जान चली जा रही है तो ये बहुत बड़ा मसला है। इसलिए पूरी खबर दिखाऊंगा, जुड़े रहिए। पांचवी खबर में बात किसकी करेंगे? नक्सलवाद के खात्मे की करेंगे। नक्सलवाद की करेंगे। नक्सल पीड़ित आज कहां पहुंचे हैं? दिल्ली पहुंचे हैं। जो बस में कभी नहीं बैठे वो हवाई जहाज से पहुंचे हैं। क्यों बुलाया गया है? गृहमंत्री अमित शाह क्यों मिल रहे हैं? सब कुछ दिखाएंगे, विस्तार से जुड़े रहिएगा। छठवीं खबर में बात कवर्धा में मचे बवाल की करेंगे। एक और मौत हो गई है। कवर्धा रो रहा है, बिलख रहा है, माएं तड़प रही हैं। सातवीं खबर में बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जनदर्शन की करेंगे। क्यों करेंगे पता है आपको? अलग अलग तस्वीर आई है। किसी ने कहा सीएम साहब ये नहीं हो रहा है, कहा फौरन कर दो। मुख्यमंत्री का एक्शन साए साए हो रहा है। आठवीं खबर में आपको बेमित्रा का बांस वाला टावर दिखाएंगे, अच्छी तस्वीर है। और आखिर में एक रिसर्च भी दिखाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और पहली खबर क्या है? पहली खबर है कश्मीर में मोदी की ललकार, 370 कभी वापस नहीं आ सकता है। पीएम मोदी ने कह दिया है। और कहां से कहा है? कश्मीर से ही कहा है। कोई भी ताकत आर्टिकल 370 को वापस नहीं ले आ सकती। बहुत बड़ा बयान है। जब 370 को सामने रखकर कुछ पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तब प्रधानमंत्री की यह ललकार बहुत बड़े मायने हैं इसके। जम्मू कश्मीर में पहले फेज की वोटिंग हो गई है। दूसरे फेज की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के कटरा में चुनावी रैली में यह बयान दिया है। पहले आप वो बयान सुन लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। सुनाइए मोदी ने क्या कहा है। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। प्रधानमंत्री मोदी साफ साफ कह रहे हैं कोई भी ताकत अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती। पूरे जम्मू कश्मीर के पूरे चुनाव में धारा 370 की गूंज है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पार्टियां इसको सामने रखकर मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही हैं। सबसे बड़ा हथियार 370 ही है। विपक्ष की पार्टियां बार बार यह दावा कर रही हैं कि अगर उनकी सत्ता आई तो कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे और 370 की वापसी होगी। जम्मू कश्मीर चुनाव में अनुच्छेद 370 की बार बार हुंकार भरी जा रही है। ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अगर 3 फैसले के बाद भी बीजेपी ने हार नहीं मानी तो क्या हम एक फैसले के बाद हार मानेंगे? खत्म करने के बाद मसला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। कश्मीर के दिल में आपने जख्म ही जख्म भरे हैं। MLC खत्म किया, उसकी भी मजम्मत करता हूं। स्टेटहुड खत्म किया, उसकी भी मजम्मत करता हूं। आर्टिकल 370 जो है ये हम सबसे बड़ा है। मुझे पूरा यकीन है कि एक वक्त आएगा जिसको हम कहते हैं फेडरल सोल्यूशन, किसी शक्ल में इंशाल्लाह वापस आएगा। स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाते हैं तो अधिकारों को छीना जाता है और आपके पास
जम्मू कश्मीर के साथ ये अन्याय हुआ है। नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो भी फैसले लिए वो हमें हरगिज मंजूर नहीं है। धारा 370 अब पास्ट है, इतिहास बन चुकी है, इसको कोई वापस नहीं ला सकता। पूरे चुनाव में तो 370 की गूंज सुनाई ही दे रही है, लेकिन दूसरे फेज से पहले अब जम्मू कश्मीर चुनाव में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा है, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के रुख से सहमत हैं। बहुत बड़ी बात है, भारत की पार्टियां, भारत के राजनीतिक दल, भारत देश का कश्मीर जहां चुनाव हो रहा है उसको लेकर समर्थन कौन कर रहा है? पाकिस्तान में बैठा पाकिस्तान सरकार का एक मंत्री। बहुत बड़ा बयान है, सुन लीजिए ख्वाजा आसिफ का यह बयान, जिसको लेकर पूरे देश में बवाल शुरू हो गया। सुनाइए। तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए, और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। पाकिस्तान ने कहा आर्टिकल 370 की वापसी हो। समझ गए अब प्रधानमंत्री क्यों इतने गुस्से में थे? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इस बयान को बीजेपी ने अब जम्मू कश्मीर चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है, बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरने का एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। सुनाइए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, सुनाइए। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा पाकिस्तान वाला है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, बहुत बड़ी बात। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस पाकिस्तान का एजेंडा चलाना चाहते हैं। बात जब जब आर्टिकल 370 की आती है और अगर उसमें पाकिस्तान का एंगल जुड़ जाए तो बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, क्योंकि यह पिच भारतीय जनता पार्टी की बल्लेबाजी वाली पिच है। फिर से एक बार पाकिस्तान की एंट्री हुई है तो बवाल भी शुरू हो गया। यह खबर सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड हो रही है, इसलिए विस्तार से बात करना जरूरी था। जब देश में चुनाव हो और कश्मीर में चुनाव हो और पाकिस्तान अपनी राय बनाने लगे तो सुन लीजिए कान खोलकर, पाकिस्तान के वजीर आजम, ये भारत है और ये बदला हुआ ताकतवर भारत है। आपको जवाब मिलेगा, कश्मीर के प्राचीर से ही मिलेगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। चलिए अगली खबर क्या है भाई, दिखा दीजिए अगली खबर क्या है। नड्डा जी ने कहा है, खड़गे जी ठीक से बोलिए, पत्र लिख दिए हैं। किस बात को लेकर? भाषाई मर्यादा को लेकर। राहुल गांधी पर बवाल थम ही नहीं रहा है। अमेरिका में दिए राहुल गांधी के बवाल पर खूब हंगामा मचा हुआ है। आज तो राहुल गांधी के देवता वाले बयान पर प्रधानमंत्री ने भी निशाना साध दिया है। आप राहुल गांधी का बयान, फिर पीएम मोदी का पलटवार, दोनों सुन लीजिए, फिर खबर में आगे विस्तार से बात करेंगे। सुनाइए। Do you know what devta means in the term devta? Do you know what it means? Yes. No. What? No, it doesn't mean God. The deity. No, it doesn't mean the deity. So devta in India actually means a person whose internal feelings are exactly the same as his external expression. कांग्रेस का जो शाही परिवार है उसके वारिस ने हाल में विदेश में जाकर क्या कहा है? हिंदू धर्म में गांव-गांव में देवियों को, देवताओं को पूजने की परंपरा है। ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि देवता
भगवान नहीं होते? क्या ये हमारे देवताओं का अपमान है कि नहीं है? और ऐसा अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इसीलिए कहता हूं कि विदेश में राहुल गांधी जाते हैं तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले हो जाती है, सियासत गर्मा जाती है, राजनीति में उबाल आ जाता है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस के उत्तराधिकारी ने विदेश जाकर हमारी आस्था का अपमान किया है। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही बोल चुके हैं। बीजेपी के नेता लगातार राहुल गांधी पर हमलावर हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री ने भी राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान पर पलटवार कर दिया है। मामला कहां पहुंच गया समझ रहे हैं आप? राहुल गांधी के बयान पर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने तो आतंकी तक कह दिया है। इन बयानों को लेकर कांग्रेस अब बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। जीतू पटवारी, अजय माकन समेत तमाम नेताओं ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है। और जब खड़गे की चिट्ठी के जवाब में बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी चिट्ठी लिखकर सवाल उठाया है। उधर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राहुल गांधी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। राहुल गांधी पर मचे इस बवाल पर पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। दिखाइए रिपोर्ट। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी। राहुल गांधी इस देश का नंबर 1 आतंकवादी है। जो जिसकी जुबा छटेगा मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा, जो मेरे बाबा साहब का संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। ये कौन सी भाषा, कौन सी जुबान भारतीय जनता पार्टी बोल रही है? क्या ये किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट की जुबान है? किसी जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी की जुबान है? ये तो फिरका परस्तों की जुबान है। मुझे खेद क्यों होगा ये बताइए ना। मंत्री बाद में हूँ, किसी पार्टी से बाद में जुड़ा हूँ, पहले मैं एक पंजाबी और सिख हूँ। अरे किस तरीके से इस परिवार ने यहाँ पे टेरर गले में डाल लोगों को जलाया है इस देश में, इसी दिल्ली में। खड़गे जी की मानसिकता बताता है कि राहुल गांधी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो राहुल गांधी के अध्यक्ष। जब राहुल गांधी देश को गाली दे रहे थे उस समय उनकी जुबान नहीं खुली। प्रधानमंत्री चुप है। ये चुप्पी क्या बताती है? ये चुप्पी बताती है कि इस साजिश के पीछे पूरी की पूरी भाजपा है। ये चुप्पी बताती है कि जो चुप हैं वो सहमत हैं इन बयानों से। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को पत्र लिखा है और लिख करके याद दिलाया है कि किस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी ने 100 बार, एक बार नहीं 100 बार अपमान किया है, गालियां दी हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पास कुछ बचा नहीं है, केवल राहुल जी की झूठी आलोचना, झूठ बोलना, यही बचा है। राहुल गांधी के बयान पर मचे बवाल की हर तस्वीर हम आपको विस्तार से दिखा रहे हैं, हर दिन दिखा रहे हैं, और अमेरिका से लेकर देश तक हर बयान आपको सुना भी रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ हो रही बयानबाजी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखा था। खड़गे ने पत्र में राहुल पर दिए बयानों का जिक्र किया। अब इस चिट्ठी का जवाब बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिया है। जेपी नड्डा ने खड़गे को चिट्ठी में लिखा है कि राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे तब आपकी नैतिकता कहां थी? खड़गे साहब, राहुल के बयान भूल गए क्या? इस तरह की चिट्ठी चल रही है दो बड़े नेताओं के बीच में। दो राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्राचार कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे किसको लिख रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी को। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा किसको लिख रहे हैं? खड़गे को। और कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी आए बाएं बोल रहे थे तब नहीं समझा सकते थे आप उनको। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री को कांग्रेस की तरफ से दी गई गालियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। देख लीजिए चिट्ठी में क्या क्या लिखा है। जेपी नड्डा ने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री को 110 गालियां दी गई। कितनी भाई साहब? 110 गालियां। पूरे आंकड़े के साथ जवाब दिया है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। 10 साल में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को 110 गालियां दी है। इधर जेपी नड्डा जी ने चिट्ठी लिखी
इधर जेपी नड्डा जी ने चिट्ठी लिखी, उधर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रधानमंत्री के खिलाफ राहुल गांधी के बयानों को लेकर कहां पहुंच गए? थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंच गए। थाने पहुंचने पर वीडी शर्मा ने क्या कहा है वो भी तो सुनाना जरूरी है। सुनाइए मध्य प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश क्या कह रहे हैं। जो राहुल गांधी ने स्वयं कहे, और ये देशद्रोह की श्रेणी में भी आते हैं, और इनके कारण से प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान देश और विदेश के अंदर राहुल गांधी ने किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज ये पत्र लिख करके कांग्रेस के अध्यक्ष को याद के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। इसलिए इस पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी आई है। मतलब अमेरिका में बयान दिया गया, देश भर में बवाल मचा और वीडी शर्मा ने राहुल गांधी की शिकायत की तो पलटवार मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी कर दिया। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं जीतू पटवारी। ऐसा है कि अच्छा है वो हमारे पद चिन्हों पे चल रहे हैं, पर उनको बताना पड़ेगा देश को कि सत्ता आपकी है। आपको बताना पड़ेगा प्रदेश को कि मौलिक अधिकार है इस देश में। एफआईआर कराएंगे और एफआईआर की बात करेंगे। राहुल गांधी जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चले। वीडी शर्मा जी पैरों की धूल भी नहीं है राहुल गांधी के। हर दिन कहता हूं अपडेट होगा तो बताता रहूंगा, लेकिन राहुल गांधी के बयान पर अपडेट थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोज नया बवाल शुरू हो जा रहा है। आज बस इतना ही, कल फिर अपडेट कुछ बड़ा होगा तो बताऊंगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है? सड़क के लिए जल सत्याग्रह। इन गरीबों का क्या होगा? सोचिए इस देश में क्या हो रहा है। एक तरफ सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा और दूसरी तरफ आम जनता की बुनियादी सुविधा ही ठीक नहीं हो रही। कब तक दिखाना पड़ेगा इस तरह की खबर और कब तक लोगों को ऐसा संघर्ष करना पड़ेगा सड़क के लिए? रतलाम में सड़क ना होने से किसान परेशान थे तो जानते हैं क्या मिला? पानी में बैठ गए। वीडियो देखिए। इस अनोखे प्रदर्शन की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। तस्वीर देखिए, लोग सड़क से इतना परेशान है कि पानी में बैठ गए। रतलाम से लगभग 18 किलोमीटर दूर हथनारा गांव का पूरा मामला है। सड़क की हालत बहुत खराब है। किसान इसी खराब रास्ते से होकर अपनी सड़क तक जाते हैं, लेकिन समय से पहुंच नहीं पाते हैं और बारिश हो जाए तब तो इन खराब रास्तों में कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। अब किसान खेत में कैसे जाएं? खेत से फसल को कैसे लेकर गांव या जिले तक पहुंचे? बहुत परेशानी है। इसलिए अब ये किसान जल सत्याग्रह कर रहे हैं, मतलब पानी में बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद आगे खबर पर बात करेंगे। सुनाइए। खेतों में हमारी फसल पक के तैयार पड़ी है, लेकिन रास्ता नहीं है। जाए तो कैसे जाए खेत पे? पिछले 2 साल से हम नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं, प्रशासन को भी अवगत किया हुआ, आवेदन लगा रखे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कम से कम 50 किसान इधर इस रोड से मतलब रोजाना ट्रैक्टर लेके निकलते हैं। आप देख सकते हैं सर, रास्ता ही नहीं है यहाँ पे। और हमारी खरीफ की फसल पककर पूरी तरह तैयार हो चुकी है। हमारी सोयाबीन सड़ने लग गई है। सोयाबीन को सड़ाइए मत भाई, इनकी गुहार सुन लीजिए। सोयाबीन के रेट भी बढ़े हैं, इन्हें दाम मिलेगा, देश का किसान खुशहाल होगा, तभी तो देश की तरक्की होगी। किसान बहुत परेशान है, कह रहे हैं 2 साल से सरकारी दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं, बस इसीलिए अब थक गए और 11 घंटे तक पानी में बैठकर ही प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसान लगातार कलेक्टर से मिलने की मांग करते रहे। किसानों की समस्या सुनने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी पहुंचे थे। क्या कहा है अधिकारी ने, सुनाइए जरा। तो मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी मांग जायज है, लेकिन प्रशासनिक चीजें जो हैं वो सीमाओं में, नियमों में बंधी होती हैं। प्रक्रिया लंबी चौड़ी होती है। अब जैसे पुलिया वाली बात है, तो चूंकि अब मुझे तो आप लोगों से चर्चा करते हुए ये नहीं लग रहा कि आपने कभी PWD के अधिकारियों के सामने ये चीज़ रखी है। तो आज मैं आया हूँ तो मैं ये चीज़ अपने कलेक्टर सबको बताऊँगा, अपने को अधिकारियों को बताऊँगा, PWD के सामने हम ये चीज़ रखेंगे। आप चाहेंगे तो सड़क जरूर बन जाएगी, अफसर कह रहे हैं। यदि 12 लाख रुपया जन सहयोग या फिर किसी फंड से मिले तो सड़क बन जाएगी। तो फंड के लिए बात करिए और बनवाइए सड़क को, बनवाइए भाई सड़क को। ऐसा नहीं है कि यहाँ रास्ता ना होने से सिर्फ किसान परेशान है। ये तस्वीर देखिए, महिलाएं, बच्चे सब परेशान हैं। पुलिया दे दीजिए इन लोगों को। देखिए कैसे पानी से होते हुए गांव के एक छोर से दूसरी छोर तक जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल इसी बारिश में जा रहे हैं, हर बारिश की ये तस्वीर होगी। ठीक कराइए सब। ये खबर इतने विस्तार से क्यों दिखा रहा हूं जानते हैं? क्योंकि 200 किसान परेशान है। कितने? 200 किसान परेशान है। लगभग 200 किसानों की 1800 से 2000 बीघा
जमीन नदी के उस पार है, जहाँ की फसल सिर्फ खराब सड़क की वजह से खराब हो जाती है। जिम्मेदारों से फिर कह रहा हूँ, बनवा दीजिए सड़क। किसान परेशान है, और किसान परेशान है, अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे तो क्या करेंगे? पानी पर ही तो बैठेंगे। जब आप अपने कान में रुई डाल लेंगे तो क्या करेंगे? चलिए अगली खबर दिखा देता हूं। अगली खबर क्या है? माँ बाप ध्यान दें, बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। और यह खबर बहुत दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक है। जिसके भी छोटे बच्चे होंगे उसको ये खबर देखना चाहिए, क्योंकि आपकी छोटी छोटी लापरवाही की वजह से मासूमों की मौत हो जा रही है। बच्चे शैतान होते हैं भाई, उन्हें कई चीजों की समझ नहीं होती है, इसीलिए वो लापरवाही और बदमाशी करते रहते हैं। बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन ये लापरवाही कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है, जानलेवा हो जाती है। क्यों कह रहा हूं ऐसा जानते हैं? पूरी खबर देखेंगे तो आप भी कहेंगे, क्योंकि दो दो जगहों से ऐसी कहानी आई है। पहला मामला मध्य प्रदेश के निवाड़े जिले का है, जहां लापरवाही ने 3 साल के बच्चे की जान ले ली। कुएं में गिरने की वजह से बच्चे की मौत हो गई। दूसरा मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का है, जहां तालाब में डूबने की वजह से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। केवल लापरवाही है ये, और कुछ नहीं। पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। ये घटना तो बहुत दर्दनाक है। घटना निवाड़ी जिले के वासवान गांव की है। कुएं में गिरने से 3 साल के अर्श की मौत हो गई। अर्श अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था। अर्श की जान कैसे गई है जानते हैं? सुनिए। दरअसल अर्श के पिता ई रिक्शा चलाते हैं। जब शाम को अर्श के पापा घर आए तो उनको देखकर अर्श रिक्शे पर चढ़ गया। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, पापा काम से लौटते हैं तो उनकी गाड़ी में सवार हो जाते हैं। अगर बाइक से आते हैं तो आगे बैठने की जिद करते हैं कि आगे बैठा के थोड़ा घुमा दीजिए एक राउंड। हर किसी के यहाँ होता है। अर्श ने भी अपने पापा से जिद की। अर्श के पापा ई रिक्शा खड़ा करके अंदर चले गए, लेकिन अर्श रोज पापा को चाबी घुमाकर ई रिक्शा चालू करते देखता था। सोचिए, पापा के अंदर जाते ही अर्श ने ई रिक्शा में लगी चाबी घुमा दी और रिक्शा स्टार्ट होकर सीधा सामने खुले कुएं में जा गिरा। कुआं 40 फीट गहरा था और पानी से भरा हुआ था। अर्श रिक्शे के साथ कुएं में चला गया। 3 घंटे बाद अर्श का शव बाहर निकाला गया। सोचिए, पिता की एक लापरवाही से घर के इकलौते चिराग की जान चली गई। लेकिन इसमें गलती प्रशासन की भी। अगर प्रशासन ने कुएं को ऐसे खुला नहीं छोड़ा होता तो आज अर्श जिंदा होता। मामले में अर्श के परिजन क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। अर्श इस कुएं में गिर गया, जिस कारण से उसमें उसकी मौत हो गई। इकलौता पुत्र था सोहेल का। धोने की आवाज़ आई, हम धो लगा के देखा कि वो चला गया पानी में। बहुत घटना गंभीर है, पूरा परिवार दुखी है। पूरी इस घटना को लेकर प्रशासनिक लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। प्रशासन की लापरवाही रही। शासन ने हमारे कुएं को ढक के अगर रखते, ढका होता तो आज ये दुर्घटना नहीं होती। बहुत दुखद खबर है, बहुत दुखद खबर है। कई बार खबर दिखाते हुए बहुत भावुक और दुखी हो जाता हूँ। चलिए अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, और इसीलिए कह रहा हूँ, बच्चे शैतानी करेंगे, उस पर काबू रखना माँ बाप का ही काम है। रायपुर में तालाब में डूबने से 2 मासूमों की मौत हो गई। बच्चे स्कूल से लौटे तो मस्ती करने तालाब में नहाने चल दिए। नहाते नहाते दोनों बच्चे गहरे पानी में चले गए और दोनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मामला रायपुर के अमलीडीह इलाके का है। बच्चों का नाम तेजस राउत और विजय दीप था। आगे बात करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। इसी तालाब में कल 2 बच्चे नहाने आए हुए थे, तो इसी दौरान गहराई में वो चले गए और उनकी पानी में डूबने के कारण मौत हो गई। बहुत ही दुखद घटना हुई है। में पोस्टमार्टम किया गया, आगे की जांच की जा रही है। इसमें प्रॉपर स्कूल की ही गलती है। ये दुर्घटना और घट सकता है। डूब गए बोल के खबर आया। क्या करेंगे, तकलीफ तो वो है।
तेजस की उम्र 10 साल और विजयदीप की उम्र 8 साल थी। दोनों अमलीडीह के शासकीय प्राथमिक स्कूल में पढ़ते थे। विवेक के पिता मजदूरी करते हैं। विवेक भी अपने माता पिता की इकलौती संतान था। दूसरा बच्चा तेजस पहले ही अपने पिता को खो चुका था। अपने नाना नानी के घर रहता था, लेकिन अब नदी में डूबने से दोनों मासूमों की जान चली गई। 8 साल और 10 साल का बच्चा नदी में नहाने गया तो रोकना चाहिए भाई, रोकना चाहिए। बच्चों का ध्यान रखिए। देखिए कैसे आपकी लापरवाही आपके घर का चिराग बुझा दी। ध्यान रखिए। और मैं हमेशा उन खबरों को दिखाता हूं, विस्तार न्यूज हमेशा उन खबरों को दिखाता है जिससे आप सावधान रहें, जिससे आपको सतर्क किया जा सके। मुझे 8 बजे ये खबर दिखाने में सुकून नहीं मिलता, बहुत तकलीफ होती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर का दर्द दिल्ली पहुंच गया है। और आप जानते हैं पूरी खबर क्या है? नक्सलियों ने सताया तो गृह मंत्री ने दिल्ली बुलाया है, दिल्ली बुलाया है। पहली बार इतिहास में यह हो रहा है, पहली बार इतिहास में हो रहा है। बस्तर का दर्द दिल्ली तक पहुंच गया है। मार्च 2026 नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन है ये, और मैं आपको नक्सलवाद से जुड़े हर पहलू को इतने विस्तार से दिखा रहा हूं कि आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसी चैनल में नहीं देख पाएंगे। दावा है विस्तार न्यूज का। गृह मंत्री अमित शाह ने आज फिर दोहराया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। और बार बार गृह मंत्री अगर ऐसा बोलें तो आप समझ रहे हैं आज एक इतिहास बना है भाई। नक्सल प्रभावित लोग आज पहली बार दिल्ली पहुंचे। पहली बार उन्होंने हवाई जहाज को देखा है। पहली बार हवाई जहाज से नक्सल प्रभावित लोगों ने सफर किया है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि नक्सल प्रभावित लोगों से राजधानी दिल्ली में देश के गृह मंत्री ने मुलाकात की। आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। विस्तार से बात करेंगे ये रिपोर्ट देखने के बाद। दिखाइए। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। बस्तर के आदिवासी पिछले 4 दशकों से जिस दर्द को झेल रहे हैं उसे बयां करने वो आज दिल्ली पहुंचे हुए थे। गृह मंत्री से जो बात हुआ है नक्सली प्रीति, हम बस्तर को शांति करना चाहते थे, लाना चाहते थे। तो पहले कोई मंत्री से कोई बात नहीं हुआ। हम जैसे पहले थे वैसी करना था, तो आश्वासन दिया है बढ़िया। लाल आतंक के अत्याचार को आज खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सुना। नक्सलियों के आतंक की दास्तान खुद नक्सल प्रभावित लोगों ने सुनाया। लाल आतंक के चलते बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है, बहुत लोगों ने अपनों को खोया है। कुछ आंकड़े बता देता हूं, देख लीजिए, सब कुछ समझ आएंगे। 8126 मौतें साल 1999 से 2019 के बीच देश भर में हुई नक्सली घटनाओं में 8126 लोगों की जान चली गई। सोचिए 20 सालों में 8126 मौतें। सैकड़ों नक्सली ब्लास्ट, जिनमें हजारों लोग दिव्यांग हो गए। किसी के पैर काटने पड़े, किसी के हाथ, कोई जीवन भर के लिए अंधा हो गया। अब दुनिया देख ही नहीं सकता, दुनिया ही नहीं देख सकता। और इस नक्सलवाद का सबसे ज्यादा दर्द बस्तर ने ही झेला है। 40 सालों में पहली बार बस्तर के आदिवासी अपना दर्द दुनिया को दिखाने दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में आज क्या क्या हुआ, अमित शाह ने क्या कहा, विस्तार से बता देता हूं। चलिए सब कुछ दिखा देता हूं। बस्तर के नक्सल प्रभावित आदिवासी कल रात दिल्ली पहुंचे। कंधे पर अपने बैग लेकर ये लोग देश की राजधानी दिल्ली के एयरपोर्ट पहुंचे। किसी की गोद में छोटा बच्चा था, कोई बैसाखियों के सहारे चल रहा था, किसी के पैर नहीं थे तो किसी की आंखें नहीं थी। तस्वीर बेहद दर्दनाक थी, लेकिन कह सकते हैं ये बदलते भारत की तस्वीर है, बदलते बस्तर की तस्वीर है। आज अमित शाह ने इन लोगों से मुलाकात की, इनके दर्द को समझा। गृह मंत्री अमित शाह नक्सल पीड़ित लोगों के साथ बैठे और उनसे बातचीत की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए।
जान लीजिए, सुना देता हूं आपको, लेकिन पहले बता देता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मेरे घर में इतने सालों में हजारों मेहमान आए, लेकिन आपके जैसा कोई मेहमान नहीं हो सकता है। कौन कह रहा है? देश के गृह मंत्री। किससे कह रहे हैं? बस्तर के नक्सलियों से पीड़ित परिवारों से कह रहे हैं आप जैसा मेहमान कोई हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों को नक्सलियों का मानवा अधिकार तो दिखता है, लेकिन जिन ग्रामीणों की जान चली गई, जिन्होंने अपने को खो दिया, जिन्होंने हाथ पैर गंवा दिए, उनका मानवा अधिकार नहीं दिखता। कभी नक्सली पशुपति से तिरुपति तक कॉरिडोर बनाने का सपना देखते थे, आज सिर्फ बस्तर के 4 जिलों तक सीमित हैं। फिर से दोहरा रहा हूं 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दें। अमित शाह ने नक्सलियों से अपील भी की। उन्होंने कहा कि नक्सली हथियार छोड़कर वापस आ जाएं, जैसे नॉर्थ ईस्ट और दूसरी जगहों से आए, लेकिन नहीं आए तो नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ेंगे। नक्सलवाद से पीड़ित लोगों के दर्द की एक कहानी आपको बताता हूं, सुन लीजिए। कांकेर के सुकालू राम की आंखों के सामने ही नक्सलियों ने उनके बेटे को कुल्हाड़ी से काट डाला था। मेरे साथी संजय जब उनसे बात कर रहे थे तो सुकालू रो पड़े। संजय से बोलने लगे कि उनका बेटा संजय जैसा ही दिखता था। ये अकेले सुकालू की कहानी नहीं है, बस्तर में ऐसे हजारों पिता जिन्होंने नक्सलवाद के चलते अपने बच्चों को खो दिया। पहले सुन लीजिए, दर्द सुन लीजिए, आपको समझ आएगा कि कभी नक्सलियों ने मारा था जिसका दर्द, जिसका दंश, जिसका दुख आज भी जिंदा है। सुनाइए। लड़का को बंदी करे और खींचा तो ले गए, रास्ते में मेरे को ऐसे सुताए और मेरे को मारे और उसको टांगी से काट दिए जान समेत। मैं बेहोश हो गया। घर वाले, मेरे एक बेटा है, उसकी मम्मी है, ढूंढते ढूंढते आके कितना समय मेरे को उठा के ले गए। ये मेरे को ये मालूम नहीं आपके ऐसे चेहरा था। बहुत दुखित में अब ये उम्र में पालन करना बड़ा मुसीबत है, मेरे जीना हराम। इसलिए दिल्ली पूरा नक्सली दुखित वाले आए हैं। क्या करूं? एक बाप के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है? ये दिखाऊं या फिर 4 लोगों को बैठकर डिबेट करूं? क्या करूं? दिल्ली गए हैं, विस्तार न्यूज के सहयोगी दिल्ली गए हैं, उस बस में सवार हैं जहां आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का कोई भी रिपोर्टर नहीं दिखेगा, सिर्फ विस्तार न्यूज का रिपोर्टर दिखेगा। क्यों? क्योंकि एक बाप की आंखों में ये आंसू मेरे लिए प्राइम टाइम की खबर है। एक बाप अगर ये कह रहा हो कि बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है, मेरे लिए प्राइम टाइम खबर है। मेरे रिपोर्टर को देखकर अगर एक बाप कह रहा है कि आप जैसा ही तो दिखता था, उसके दुख को दिखाना मेरे लिए खबर है। एक बाप के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या होगा कि उसकी आंखों के सामने उसके बेटे की हत्या कर दी गई, काट डाला गया। सुकालू जैसे कई आदिवासी आज बस्तर से दिल्ली पहुंचे हुए थे। इन्होंने आज सपना, अपना दर्द खुलकर बताया, अपना दर्द भी दिखाया, अपना सपना भी बताया, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के गृह मंत्री को बताया। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद इनकी आंखों में एक आत्मविश्वास था। जो रो रहे थे, बिलख रहे थे, जो परेशान थे, जो कह रहे थे कि बुढ़ापे में क्या होगा, उनके पास एक आत्मविश्वास था। इन्हें विश्वास है कि बस्तर से नक्सलवाद जल्द खत्म होगा, होना भी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बहुत शानदार पहल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले संजय, दिल्ली में हैं आप, और मैं सुन रहा हूं और मैं देख रहा हूं, आपकी आंखों में भी देख रहा हूं संजय, उस पिता को जब आप कैमरे के सामने ला रहे थे और एक पिता जब कह रहा था आप ही जैसा तो था। यह बहुत दुखद है। यह नक्सलवाद खत्म होना चाहिए संजय। उस पीड़ा को आपने रायपुर से दिल्ली तक महसूस किया है। क्या घटा, क्या देखा, और किस तरह का आत्मविश्वास नक्सलियों द्वारा सताए गए वो आम भोले भाले आदिवासी लेकर लौट रहे हैं दिल्ली? बता दीजिए,
दिल्ली से रायपुर लौट रहे हैं, बस्तर लौट रहे हैं, बता दीजिए संजय क्या देखा आपने? देखिए, आज जब अमित शाह के बंगले पर ये सारे लोग पहुंचे तो क्योंकि वहाँ कैमरे अलाउ नहीं थे, वो तस्वीरें नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ हो क्या रहा था। जब ये लोग अपना दर्द बता रहे थे वहाँ करीब 200 से 250 लोग थे। पिन ड्रॉप साइलेंस था, सबकी आंखें भरी हुई थी, यहाँ तक कि अमित शाह जी की आंखें भी भरी हुई थी। वो गुस्से में उठे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा, उन्होंने फिर विश्वास दिलाया, उन्होंने बोला मैं दोहरा रहा हूँ कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को देश से ख़त्म कर दूंगा। यहाँ तक कहा कि आपका ये दर्द जो है इसे सुनने वाला कोई नहीं था, मैं इसे खुद साझा करूंगा ताकि देश दुनिया देख पाए आपके इस दर्द को। और देखिए इनकी आंखें क्यों भर आई, इसलिए क्योंकि इनकी कोई सुनवाई ही नहीं थी। इतने सालों में किसी ने इनके दर्द को सुना ही नहीं, किसी ने साझा ही नहीं किया। यही वजह है कि इन लोगों को दिल्ली आना पड़ा, इनको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास जाना पड़ा ताकि अपना दर्द बता सके और दुनिया देख पाए, देश देख पाए कि यहाँ बस्तर में आखिर क्या कुछ हो रहा है और आखिर इनके लिए कोई मानवाधिकार का कार्यकर्ता या नेता जो है वो आखिर आके क्यों नहीं बोलता, क्यों इनके लिए जो है इस तरह की बातें नहीं होती कि बस्तर में इनके भी अधिकारों का हनन हो रहा है। क्योंकि वो लोग हैं जिनका ना नक्सली से कोई संबंध है ना जवानों से, ये लोग निर्दोष हैं लेकिन इसके बावजूद मारे जा रहे हैं। वो लोग, कई बच्चियां, छोटे बच्चे जिनके पैर कटे हुए थे, उनसे मैं बात तक नहीं कर पाया, उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन क्या बात करें, आखिर क्या पूछूं उनसे, क्या हो गया आपके साथ? 4 साल की बच्ची थी, बम की चपेट में आ गई, पैर उड़ गया, उससे क्या पूछ ले अब? तो ये दर्द है और ये दर्द बस्तर की ऐसी सैकड़ों हजारों कहानियां हैं। लेकिन संजय आपने फिर भी हिम्मत दिखाई। संजय एक मासूम बच्चे के पैर को नहीं दिखाया जा सकता, रिपोर्टर भी इंसान है, उसके अंदर भी संवेदनशीलता होती है, मैं समझता हूं, लेकिन फिर भी आपने एक बाप के दर्द को दिखाया, वो रोते बिलखते पिता को दिखाया, उनके अंदर की उम्मीद को दिखाया, उनके अंदर के आत्मविश्वास को दिखाया कि कैसे वो कह रहे हैं दिल्ली आए हैं हम सब पीड़ित। फिर भी संजय आप बहुत कुछ दिखा रहे हैं, विस्तार न्यूज ही तो है जो सब कुछ दिखा रहा है। संजय आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। संजय, सबसे खास बात जो हर व्यक्ति ने आखिर में कही कि जो दर्द मैंने सहा है, जो पीड़ा से मैं गुजरा हूं, जिस पीड़ा से, उससे और कोई ना गुजरे, इसलिए ये लोग पहुंचे यहाँ पे। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस दर्द को झेल रहे हैं वो चाहते हैं कि और कोई व्यक्ति इस दर्द को ना झेले। तो ये जो संदेश है ये बहुत साफ था और अमित शाह ने भी इसमें साथ दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जल्द से जल्द नक्सलवाद को देश से खत्म कर देंगे। चलिए, आपने बहुत बड़ी बात कही, आपने कंक्लूड किया, बहुत बड़ी बात कही संजय ने कि ये सब जो गए थे ना, वो ये कह रहे थे कि हमने तो झेला है, हमने महसूस किया है, अपनों को खोया है, लेकिन आगे कोई ऐसा ना खोए, किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे। इस भरोसे के साथ अगर बस्तर का आदिवासी, बस्तर के आम नागरिक लौट रहे हैं तो इससे बड़े सुकून की खबर कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया संजय, जो भी घटेगा, जो भी दिखेगा, सब कुछ विस्तार न्यूज के दर्शकों को दिल्ली से विस्तार से बताइएगा। हमारा काम है सभी के दर्दों में शामिल होना, सबको भरोसा देना। बहुत धन्यवाद संजय आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि नक्सलवाद के खात्मे से पहले जो जो घटेगा वो आप विस्तार न्यूज पर ही देखेंगे। नक्सलवाद का अंत, उसका एक एक सबूत, उसकी एक एक तस्वीर आप विस्तार न्यूज में ही देखेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आपको इतनी बारीकी से कहीं और खबर नक्सलवाद से जुड़ी देखने को नहीं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली खबर कौन सी है? कवर्धा रो रहा है, मां बिलख रही है, दर्द में तड़प रही है। क्यों? पूरी खबर जानना चाहते हैं? बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कवर्धा की। कवर्धा में बीते 15 सितंबर से भारी बवाल मचा हुआ है, बहुत बवाल मचा हुआ है। 15 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक 3 लोगों की मौत हो गई। सबसे पहले 15 सितंबर को एक शख्स की फंदे पर लटकी लाश मिली। कवर्धा के लोहारी डीह के रहने वाले शिवप्रकाश उर्फ कचरू साहू की हत्या का शक हुआ। हत्या की आशंका में गांव वालों ने लोहारी डीह के उप सरपंच रघुनाथ साहू के घर पर आग लगाकर उसे जिंदा जला दिया। इसी मामले में हिरासत में लिए गए एक शख्स की जेल में मौत हो गई। समझते जाइएगा, जिस शख्स की जेल में मौत हुई उसका नाम प्रशांत साहू था। प्रशांत साहू की उम्र 27 साल थी। रघुनाथ साहू के घर में आग लगाने और पुलिस पर पथराव करने के मामले में 2 दिन पहले ही प्रशांत साहू की गिरफ्तारी हुई थी और 2 दिन बाद आरोपी प्रशांत साहू की हिरासत में ही मौत हो गई।
प्रशांत की मौत के बाद जो परिजनों का वीडियो आया है वो देखकर परेशान हुए। एक मां का दर्द देखा नहीं जा रहा है, एक मां का दर्द देखा नहीं जा रहा है। सबसे पहले प्रशांत की मां की तस्वीर देख लीजिए। प्रशांत की मां भी बेटे के साथ जेल में ही बंद थी, लेकिन बाहर आई तो बेटा जिंदा नहीं रहा। बेटे की जेल में ही मौत हो गई। मां अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए घर आई। आज प्रशांत साहू का अंतिम संस्कार किया गया। प्रशांत की मां का रो रो कर बुरा हाल है। रोती हुई मां को परिजन संभाल रहे हैं। मां चल नहीं पा रही क्योंकि जेल में मां को भी पीटा गया है। पैर में चोट के निशान दिखा रही हैं। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करें। मोर बेटा मन एक सुजिल नहीं जाने मोर बेटा ला मैं कैसे पोसे हूँ तो मैं जानू। हाँ मारे से उनमन भी मारे हैं, पूरा हाथ गोला खूंदे हैं। अगर कहीं भूखा व्यक्ति होता तो वहीं तुरंत दम तोड़ देता। इतना पिटाई हुआ था, उनको इतना पिटाई किया कि डंडा जो देख लो, इतना डंडा टूटा, पीछे से मरोड़े और डंडा से दिए। इनकी चीख, इनका रोना दिखाऊंगा। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है। पुलिस हैं आप, कार्रवाई करिए। आपको कोई नहीं रोक रहा है। गांव वालों ने आग लगाया, आक्रोशित थे, पुलिस पर पथराव किया। फिर कह रहा हूं, गलत किया, बहुत गलत किया। किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, किसी को यह अधिकार नहीं है, लेकिन इस तरह से जेल में मार डालना भी ठीक नहीं। ठीक है क्या? ये तस्वीरें विचलित कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। अब ये तस्वीरें भी देख लीजिए। गिरफ्तारी के समय भी बहुत बर्बरता की गई। एक युवती को हिरासत में लेने से पहले डंडे से पिटाई की जा रही है। दूसरी तस्वीर देखिए, एक महिला को डंडे से पीटा जा रहा है। महिला दौड़ के भाग रही है। इसके साथ युवक को भी पीटने की तस्वीर आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सब जिले के एसपी अभिषेक पल्लव के सामने ही हो रहा था। आप जानते ही होंगे अभिषेक पल्लव साहब को, लेकिन पुलिस इतनी आक्रोशित क्यों हुई ये भी जान लीजिए। कोई भी खबर बताता हूं तो विस्तार से बताता हूं। कवर्धा के लोहारी डी गांव में 15 सितंबर को शिव प्रसाद साहू का पेड़ में फांसी पर लटका हुआ शव मिला था। इसे गांव वालों ने हत्या समझा और हत्या के शक में गांव के उप सरपंच रघुनाथ साहू के घर पर हमला कर दिया। रघुनाथ के घर में तोड़फोड़ की गई और ग्रामीणों ने आग लगा दी। इसी घर में पुलिस ने एक शव बरामद किया जो रघुनाथ साहू का था। मतलब घर में बहुत बवाल हुआ। हमारे सहयोगी खुद रघुनाथ साहू के घर पहुंचे थे 15 सितंबर को। कवर्धा के लोहारी डी गांव में जो तांडा हुआ उसकी भी तस्वीर देखिए। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आग लगाया गया है। ये बाइक है, बाइक को देखिए, बाइक किस तरीके से जला दिया गया है। यहाँ पर खेती किसानी का सामान भी रखा होना था। दरवाजा किस तरीके से तोड़ दिया गया है। अभी भी आग जल रहा है। घटनाक्रम कैसे हुआ, कैसे आग गिरी की बताओ तो ठीक से। वही तो बता रहा हूँ। बताओ। जल गया था, उन्हीं की आग लगा दी। इन लोगों को गलत नहीं लगा इतना गैर कानूनी काम करते हुए। भारी बवाल मचा हुआ है कवर्धा में। पुलिस ने बवाल को कंट्रोल करने के लगभग 500 जवानों को तैनात किया है। इस मामले में पुलिस ने 161 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। अब तक 68 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें 33 महिलाएं और 35 पुरुष हैं। इसमें से ही एक प्रशांत साहू की मौत हो गई। मतलब बहुत कड़ाई बरतते हुए गिरफ्तारी की गई है। बरतना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ। बवाल बढ़ने के बाद डिप्टी CM विजय शर्मा भी कवर्धा पहुंचे। विजय शर्मा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। तत्काल कवर्धा के एडिशनल SP विकास कुमार को निलंबित किया। मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की घोषणा की और इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए। क्या कह रहे हैं डिप्टी CM विजय शर्मा, सुन लीजिए। जो बड़े अधिकारी थे उन पर कार्यवाही हुई। यहाँ पे श्री विकास कुमार हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार निलंबित किया गया और यहाँ पर पीड़ित परिवार को मुआवजे की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, के माध्यम से की गई है। साथ ही साथ ऐसे परिवार के लोग वो सारे के सारे कल अंत्येष्टि में सम्मिलित हो सकें, इस बात की व्यवस्था की गई है। आगे जांच भी इस विषय का निर्धारित किया जाएगा और साथ ही साथ अभी परिवार में जो भी सदस्य हैं उन सब की चिंता आने वाले कुछ समय तक, जब तक परिस्थितियां ठीक ना हो जाती हैं, तब तक शासन प्रशासन की होगी।
कवर्धा में बवाल बहुत बड़ा है। गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा सख्त हैं, जांच के आदेश दे दिए हैं। अब जांच के बाद भी कुछ भी साफ होगा, जो भी होगा, जो भी अपडेट आएगा आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कौन सी है? अगली खबर है जन दर्शन में मुख्यमंत्री का एक्शन साए साए। ये जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के घर लोग पहुंच रहे हैं और ये जो हंसी, ये जो खिलखिलाहट है सूबे के मुखिया के घर में, ये बहुत बड़ा संदेश देती है। और मैं इसलिए भी इस खबर को दिखाता हूं कि प्रदेश में अगर आपको कोई समस्या है तो मुख्यमंत्री अपने घर बुलाकर समस्या सुन रहे हैं, आइएगा, समस्या का समाधान होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय फिर आज जनता के बीच में थे, लोगों से मिले, लोगों का हाल जाना और लोगों की परेशानी को सुनकर साए साए एक्शन भी लिया। आज सीएम हाउस में जनदर्शन का कार्यक्रम था। सीएम विष्णुदेव साय ने जनता की समस्याओं को सुना, साथ ही कई लोगों को सहायता राशि भी दी। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से लोग आए हुए थे, एक साथ कई रंग देखने को मिले। आगे बात करेंगे, लेकिन पहली रिपोर्ट देख लो। जौने समय कर फेरा में ये दे बोला थेगा, सुन ले बे भैया मोर बातेला। अगर दुल्हन बनी मुख्यमंत्री, अगर वेला पूरा कर दे एक बार वो बनी, भगवान कसम अगर झूठ बोलूँ तो मोर आत्मा रो अच्छे। ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए, सो मैं अपने जीपीएफ से पैसा मांग रहा हूँ उनसे। मैं कोई उधारी नहीं मांग रहा हूँ। उम्मीद तो है कि हो जाएगा। मेरा को भी उम्मीद था कि चल भाई गुरुवार कह के तो जाके मिल लेता हूँ कह के। अब भगवान की तरफ से दुआ मांगेंगे कि वो फिर से वैसे और अच्छा से उसका वो बढ़े, मतलब यश बढ़े, उसको भगवान रक्षा करे, अच्छा करे और उसका जो भी मनोकामना हो उसको पूरा करे। अष्ट सिद्धि निधि के दाता लाज रख लेना। मुख्यमंत्री से मैंने ढोलक मंदिरा का मांग करा, उन्होंने मेरे को तुरंत 15,000 का चेक दिया। उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। कुछ आंखें नम थीं, लोग भावुक थे, तो कुछ चेहरे आज अपने मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद खिल उठे। लोग उम्मीद से पहुंच रहे हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, ये दोनों लोग बचपन से दिव्यांग हैं। आज जनदर्शन में मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। पहली तस्वीर विवेक भोसले की है। ये एक कलाकार हैं तो अपने मुख्यमंत्री साहब से वाद्य यंत्र की मांग की और सीएम साय ने साए साए एक्शन लिया और तुरंत 15,000 का चेक दे दिया। दूसरी तस्वीर दुर्गेश नंदिनी की है। ये रायगढ़ की रहने वाली हैं। बचपन से ही इनकी हाइट नहीं बढ़ पाई। दुर्गेश नंदिनी ने सीएम से मिलकर बाड़ी के लिए पट्टा देने की अपील की। दुर्गेश और विवेक सीएम से मिलने के बाद बहुत खुश हैं। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुनाइए। मैं मुख्यमंत्री निवास आया था। मुख्यमंत्री से मैंने ढोलक मंदिरा का मांग करा, उन्होंने मेरे को तुरंत 15,000 का चेक दिया। उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। दुर्गेश नंदिनी राठौर। कितनी उम्र है आपकी? 45 वर्ष। तो आज आप सीएम से मिली, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरा पट्टा मांग करना है, छोटा सा बारी लगाती हूँ, उसी में मेरा आग लगा दे रहे हैं, मेरे को बहुत तकलीफ देते हैं, इसीलिए मैं पट्टा मांग कर रही हूँ। सुना और फार्म भी पकड़ा और हाँ भी बोला। मुख्यमंत्री से मदद मिलने के बाद विवेक अब अच्छे से गा सकेंगे, अपने सपने को पूरा कर सकेंगे। इसी के साथ दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। यह तस्वीर गरियाबंद जिले से आए पंडवानी गायकों की है। पंडवानी गायकों ने भी सीएम विष्णुदेव साय से मिलकर अपनी समस्या को बताया। सीएम हाउस पहुंचे पंडवानी गायकों ने पंडवानी गाकर अपनी समस्या रखी, सुन लीजिए। एक से गरीबी है हमारे मन में, एक स्थिति हमना सब समस्या लेके आपके पास में आए हैं वन, और आज हमारी समस्या लो सुन लो मुख्यमंत्री जी। एक स्थिति आए हैं वन, यही निवेदन है, यही आवेदन है, ऐसे कही के आए हैं। जौने समय कर बेरा में ये दे कहा थेगा, सुन ले बे भैया ये बातेला, दे सुनी लेना, ये दे बोला थो जी,
ये दे ऐसे कही के कहा थे, ये दे कहा थे भाई ये दे जी। बढ़िया गाया है, अच्छा लगा। जनदर्शन पर मुख्यमंत्री आए, क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। सुनाइए सीएम साहब क्या कह रहे हैं। आज जनदर्शन का आयोजन यहाँ पर हुआ है और भारी संख्या में पूरे प्रदेश से लोग आए हैं, दिव्यांग भी आए हैं और कई लोग समूह में भी आए हैं, व्यक्तिगत समस्या को भी लेके आए हैं और जो हम लोग तत्काल में कर सकते हैं समाधान वो सब कर रहे हैं। कुछ दिव्यांगों को यहाँ पर ट्राईसाइकिल भी दिए हैं, कुछ को आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं, तो जितना तत्काल में संभव हो रहा है वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस पहल का सकारात्मक असर दिख रहा है। अगर एक मुख्यमंत्री लोगों से इस तरह 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं, समस्याओं का समाधान साएं साएं कर रहे हैं, तो विस्तार से बात करना पड़ेगा। चलिए, वक्त हो गया है 8:52। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। खबरों को और अपडेट के साथ देखने के लिए बने रहिए विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।